हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्ण आर्ट एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, लोकतांत्रिक राजनीति, उसका तीसरा पार्ट लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो राजनीतिक दल है उसमें लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, अर्थात राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के निम्नलिखित कार्यों से आवश्यक है, अर्थात जो राजनीतिक दल है वह लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। इसके निम्नलिखित कारण है, अनेक कारण है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। जो राजनीतिक दल होता है वह जनता व सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी को पर भी रोक लगाता है, अर्थात विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी को नहीं करने देता है। तो राजनीतिक दल में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो लोकतंत्र में जो सरकार का निर्माण होता है वह बहुमत से होता है, अर्थात वोट के जरिए होता है, मत अधिकार के जरिए होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में भी राजनीतिक दल ही सहायक है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है और विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर भी रोक लगाता है। इसीलिए राजनीतिक दल का लोकतंत्र में होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इससे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि राजनीतिक दल में लोकतंत्र का होना आवश्यक है। तो राजनीतिक दल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, तो वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल उसे कहा जाता है कि वैसा राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ वे लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीटें हासिल करते हैं। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। अर्थात जो वैसा राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लेता है और साथ ही साथ लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीट हासिल कर लेता है, तो उस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी जाती है। इसे ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें, अर्थात जो राजनीतिक दल होते हैं उसको हम लोग प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, तो उसको प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें, 2 उपाय दें। तो राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित 2 उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहला जो सुझाव है, दल बदल को रोकना। तो हमने आपको सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में बताया था दल बदल कानून के बारे में अच्छे से, इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पेज में जाकर, प्लेलिस्ट पेज में जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो दल बदल कानून क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। तो कोई व्यक्ति किसी एक दल के चुनाव चिन्ह के द्वारा चुनाव को जीतता है और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, तो उसे ही दल बदल कहा जाता है। तो राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का जो 2 सुझाव है उसमें से पहला सुझाव दल बदल को ही रोकना है। तो दल बदल को रोकना कैसे रोका जा सकता है, तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के पैसे के लोभ व सत्ता में रहने के लिए किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। अर्थात जो नया कानून बनाया गया है, नए कानून के अनुसार अगर कोई अपना दल बदलता है तो वह विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। इस कानून से दल बदल में कमी आ गई है। पार्टी का नेता भी फैसला करता है और विधायक या सांसद उसे मानना ही पड़ता है।
और जो दूसरा सुझाव है वह है शपथ पत्र। तो चुनाव आयोग ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का एक ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया जाता है। इस व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सारी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, लेकिन जांच करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन शपथ पत्र जो है इसमें अभी भी जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक सुविधा है कि बहुत सारी पक्की सूचनाएं भी जो चुनाव लड़ रहा है जो उम्मीदवार है उसके बारे में बहुत सारी पक्की सूचनाएं भी उपलब्ध होने लगी शपथ पत्र के माध्यम से। और दल बदल के जरिए विधायकों और संसदों में संशोधन करके निर्वाचित प्रतिनिधियों को पैसे के लोभ पैसे के लोभ के कारण सत्ता में रहने दिया जाता है। और नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। पार्टी का नेता जो फैसला करता है विधायक या सांसद को उसे ही मानना होता है। तो यही राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के दो सुझाव हैं। अगर इन दोनों सुझाव का पालन किया जाए तो जो राजनीतिक दल है उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के गठबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या गठबंधन समय की मांग है? जो राजनीतिक दलों का गठबंधन है तो यह राजनीतिक दल का गठबंधन करने से आप क्या समझते हैं? और क्या गठबंधन समय की मांग है? तो जब चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल के बहुमत से आने की संभावना नहीं दिखाई देती है, अर्थात जब चुनाव होता है तो किसी एक ही राजनीतिक दल से अधिक वोट मिलने की, अधिक बहुमत आने की संभावना नहीं दिखाई देती है, तो दो या दो से अधिक विभिन्न सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का निर्णय करते हैं, तो उसे राजनीतिक दलों का गठबंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए नवंबर 2015 में बिहार संविधान के चुनाव में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन चुनाव में हुआ था। कभी कभी चुनाव में किसी एक दल के बहुमत नहीं आने पर सरकार के गठन के उद्देश्य से कुछ राजनीतिक दल आपसी गठबंधन करके सरकार चलाने का निर्णय लेते हैं। इससे जो होता है गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। भारत में गठबंधन की राजनीति अब समय की मांग बन गई है। अब केंद्र में तथा कुछ राज्यों में कोई राजनीतिक दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। 1989 ईस्वी के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का दौर समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त से बनी है। इसी प्रकार राज्यों में भी सरकार बनने लगी है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को गठबंधन को सरकार आज के समय की मांग है। तो ये जो अनेक कारण बताए गए इन अनेक कारणों के कारण ही राजनीतिक दलों का गठबंधन होना बहुत ही अति आवश्यक है और यह समय की भी मांग है। दबाव समूह राजनीतिक दलों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? जो दबाव समूह होते हैं वे दबाव समूह राजनीतिक दलों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, वो प्रभाव कैसा रहता है उनके बारे में बताएं। तो दबाव समूह अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ये राजनीतिक दलों को निरंतर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्राय प्रत्येक आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष होता है, जिसके कारण दबाव समूह या राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल ही सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव समूहों का गठन कर देती है। जो राजनीतिक दल होती है कभी कभी वही सरकार को प्रभावित करने के लिए एक दबाव समूह का गठन करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दल की शाखा के रूप में एक कार्य करने लगते हैं और कभी कभी किसी उद्देश्य से गठित दबाव समूह ही राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम गण परिषद। ये दो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और असम गण परिषद, एक दबाव समूह का ही उदाहरण दिया गया है। तो जो दबाव समूह होते हैं वे राजनीतिक दलों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि दबाव समूह जो होता है वह अपने क्रियाकलापों के माध्यम से राजनीतिक दलों को निरंतर प्रभावित करने का प्रयास करता है। प्राय प्रत्येक आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष होता है, जिसके कारण दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल के सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का गठन करना पड़ता है और इस प्रकार दबाव समूह जो होता है राजनीतिक दल की शाखा के रूप में कार्य करने लगती है और कभी कभी किसी उद्देश्य से गठित दबाव समूह राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और असम गण परिषद आदि। ये सभी दबाव समूह का ही उदाहरण दिया गया है। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं वे किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं? तो सत्ता में साझेदारी या भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण आधार है। अर्थात सत्ता में साझेदारी एवं भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और एक महत्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक दल में सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। इसकी सत्ता में साझेदारी की निमांकित भूमिका होती है। इसकी जो भूमिका होती है, इसकी पहली भूमिका होती है कि राजनीतिक दल सत्ता के सशक्त दावेदार के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं
अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप जनता का समर्थन प्राप्त कर वे सत्ता के प्रमुख भागीदार बनते हैं। ये जनता और सरकार, प्रशासन और नौकरशाही तथा जनता के बीच संपर्क का एक प्रमुख माध्यम बनकर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बने रहते हैं। स्थानीय शासन में प्रतिनिधियों का समर्थन कर स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में भाग करते हैं। राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्यों के विधानमंडलों में जनता के प्रति रुक कर जनता के हितों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो ये 6 ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे कारण हैं, इन सभी से सत्ता की साझेदारी की जो भूमिका है उस भूमिका का पता चलता है। तो इन सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। अगर आप सिर्फ पूरा वीडियो देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रटना नहीं है, सिर्फ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझे हुए रहिएगा। और अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अपने लैंग्वेज के अनुसार भी अब एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर लिख के आइएगा। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को रटना चाह रहे हैं तो रटना छोड़ दें और इन सभी क्वेश्चन को सिर्फ समझते हुए चलिए। तो इसमें पूछा यह जा रहा था कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करती है। तो राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करने के लिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का एक सबसे जीवंत स्वरूप है और इसकी सत्ता की साझेदारी की जो भूमिका है वह निम्नांकित है, अर्थात निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। तो राजनीतिक दल सत्ता के सशक्त दबाव के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के रूप जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं वे, और ये सत्ता के प्रमुख भागीदार बन जाते हैं। ये जनता और सरकार, प्रशासन एवं नौकरशाही तथा जनता के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम बनकर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बने रहते हैं। स्थानीय शासन में प्रतिनिधियों का समर्थन कर स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। और राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा, राज्यसभा में राज्यों के विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधियों को जागरूक कर जनता के हितों की रक्षा के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो ये 6 प्रकार के अनेक कार्य करते हैं। इन अनेक कार्यों को कर कर वे जनता के समर्थन को प्राप्त करते हैं और जनता के समर्थन को प्राप्त करने के बाद राजनीतिक दल का गठन करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी को कार्य करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं, अर्थात भारत में ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। आप पहले से ही 6 क्वेश्चन तक पढ़ते आ रहे हैं, राजनीतिक दल और राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के कुछ नाम भी आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, उनके नाम के बारे में बताएं। तो भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। जो हमारा भारत देश है इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो 8 हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 8 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिसमें से पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पाँचवां है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं 6th है बहुजन समाज पार्टी, 7वां है तृणमूल कांग्रेस एवं 8वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो यही 8 भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा था राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो आप समझ गए होंगे, उसी प्रकार क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय दल के अलावा वे सभी राजनीतिक दल जिसका प्रभाव सिर्फ एक राज्य अथवा क्षेत्र विशेष तक ही रहता है वे क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। अर्थात राष्ट्रीय दल के अलावा जितने भी राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ एक राज्य अथवा एक क्षेत्र विशेष तक ही रहता है वे सभी के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। गठबंधन सरकार में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब गठबंधन सरकार होती है तो ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। जैसा कि उदाहरण दिया गया जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, यह बिहार का उदाहरण है कि एक समय 2015 के समय में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन कर सरकार का निर्माण किया था। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय दल के अलावा जितने भी राजनीतिक दल होते हैं जिसका प्रभाव, जिसका शासन सिर्फ एक राज्य अथवा किसी विशेष क्षेत्र तक ही रहता है वही क्षेत्रीय दल कहलाता है। गठबंधन सरकार में ये जो क्षेत्रीय दल राजनीतिक दल होते हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया गया जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में क्षेत्रीय राजनीतिक दल ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जो राजनीतिक दल होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो चुनाव में जनता के समर्थन से बहुमत प्राप्त करना, बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करना। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि सबसे पहले चुनाव में जनता के समर्थन से बहुमत प्राप्त करना था, जनता के प्रति अनेक ऐसे कार्य करना है, जिसमें से हमने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में 6 ऐसे कार्य बताए थे जिन कार्यों को कर वे जनता के प्रति समर्थन प्राप्त कर लेते हैं और उनके समर्थन से बहुमत प्राप्त करते हैं, अर्थात वोट हासिल करते हैं। और बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करना, यही राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह सबसे पहले चुनाव में जनता के समर्थन को हासिल करें और उससे बहुमत प्राप्त करें और बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करें। क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है? जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, उसका क्या महत्व है? तो इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि वर्तमान दौर में ज़्यादातर सरकार गठबंधन सरकार के रूप में ही आती है और इसमें सर्वाधिक सहयोग क्षेत्रीय दलों का ही होता है, अर्थात गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय राजनीतिक दल का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दलें न सिर्फ राज्यों में सरकार का गठन करती है बल्कि केंद्र सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं वर्तमान दौर में, सबसे पहले तो ज़्यादातर जो सरकार है वह गठबंधन सरकार के रूप में ही आती है। इसमें सर्वाधिक सहयोग क्षेत्रीय दलों से ही प्राप्त होता है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसी के सहयोग से यह ज़्यादातर सरकार गठबंधन सरकार बना पाती है और ये दलें सिर्फ राज्य में सरकार का गठन करती है बल्कि केंद्र सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यही क्षेत्रीय दलों का महत्व है। सत्तारूढ़ दल किसे कहा जाता है? जो सत्तारूढ़ दल होता है वह किसे कहते हैं? तो जो दल सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। सत्तारूढ़ दल, तो सत्तारूढ़ दल में सिर्फ आपको इतना समझना है कि वह दल जो सरकार को बनाता है उसे ही सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। वह दल जो सरकार का निर्माण करता है, जो सरकार का चुनाव करता है, वही सत्तारूढ़ दल कहलाता है। तो अब सत्तारूढ़ दल किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे कि वह दल जो सरकार को बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूपों के नाम बताएं, अर्थात जो दलीय व्यवस्था है इस दलीय व्यवस्था की किन्हीं 3 स्वरूप के बारे में बताएं, 3 स्वरूप के नाम को बताएं। तो संसार में दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप निम्नलिखित है। पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था अर्थात 2 दलों की व्यवस्था और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था अर्थात अनेक दलों की व्यवस्था। तो दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। पहला एक दलीय व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक ही दल का व्यवस्था, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दलों का व्यवस्था और तीसरा बहुदलीय व्यवस्था जिसमें अनेक दलों की व्यवस्था हो। तो दलीय व्यवस्था का 3 स्वरूप का नाम में एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। सिर्फ आपको तीनों दलों की व्यवस्था का नाम ही याद रखना है। यही दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप हो जाते हैं। राजनीतिक दल किस प्रकार जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं वे जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम किस प्रकार करते हैं इसके बारे में बताएं। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य यह है कि वह जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यही राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं। इसके लिए वे आंदोलनों का भी सहारा लेते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के आंदोलन भी करते हैं। राजनीतिक दल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वे जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम कैसे करते हैं यह आपको बताना है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उसका बहुत सारे प्रमुख कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि वह जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे जो राजनीतिक दल होते हैं वे जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और इसके लिए वे अनेक प्रकार के आंदोलनों का भी सहारा लेते हैं। राजनीतिक दल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है? अर्थात एक राजनीतिक दल होता है और दूसरा दबाव समूह। इन दोनों के बारे में हमने आपको विस्तार रूप से पढ़ा दिया है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है इसके अंतर के बारे में बताएं। तो दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दल का लक्ष्य जहां सत्ता की प्राप्ति होती है वही दबाव समूह बिना किसी सत्ता प्राप्त किए अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि वह सत्ता की प्राप्ति करे, वह वहाँ की सत्ता की प्राप्ति करके वहाँ शासन करे। और जो दबाव समूह होता है वह बिना सत्ता प्राप्त किए अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। इसीलिए दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। यह पहला अंतर था। और राजनीतिक दल का संगठन काफ़ी व्यापक होता है, वही दबाव समूह का संगठन बहुत छोटा होता है। जो राजनीतिक दल का संगठन होता है वह बहुत बड़ा होता है और जो दबाव समूह का संगठन होता है वह छोटा होता है। राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय होते हैं जबकि दबाव समूह काम के बाद सक्रिय नहीं रहते हैं। जो दबाव समूह रहते हैं वे जिस काम करने के लिए गठन किए जाते हैं उस काम होने के बाद वे सक्रिय नहीं रहते हैं, जबकि राजनीतिक दल हमेशा के लिए सक्रिय रहते हैं। तो यही कुछ अंतर थे जो कि राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच मुख्य अंतर होते हैं, जिसमें से आपको एक अंतर अच्छे से याद रखना है
कि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति होती है, लेकिन दबाव समूह बिना किसी सत्ता प्राप्ति के अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? जो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है ये कौन होता है? तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका को अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना और पुनः जन कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करना। तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या होता है, कौन होता है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी अर्थात सबसे आगे भूमिका को अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है, चुनाव जीतना है और चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना है और वहां फिर पुनः जन कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना, यही स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का कार्य होता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था कैसे है? व्यवस्था के बारे में हमने आपको तीन व्यवस्था बढ़ाई थी कि तीन प्रकार की दल व्यवस्था होती है। पहली एक दलीय व्यवस्था, दूसरी द्विदलीय व्यवस्था और तीसरी बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत के अंतर्गत भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था, तो यह बहुदलीय व्यवस्था भारत में कैसे है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पर सत्ता में भागीदारी किसी एक दल का न होकर सभी दल समान रूप से भागीदार होते हैं। भारत बहुदलीय व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ सत्ता में जो भागीदारी है वह किसी एक दल का न होकर बल्कि सभी दलों में समान रूप से भागीदार होते हैं, इसीलिए भारत एक बहुदलीय व्यवस्था का देश है। दबाव समूह की परिभाषा दें। दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह में आप अंतर समझ गए होंगे, तो अंतर के समय ही आप दबाव समूह की परिभाषा को भी समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में जनमत और राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का समूह होते हैं और वे कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, जिससे उनकी पूर्ण जानकारी भी होती है। उन्हीं समूहों को दबाव समूह कहा जा सकता है, जिसमें संगठन होता है, जिनमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं, जिनके सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित एवं वर्णित होते हैं तथा जो विभिन्न संस्थाओं के बीच रहकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो दबाव समूह में आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में जनमत और राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, जिसकी पूर्ण जानकारियां भी उनको होती है और उन्हीं समूह को दबाव समूह कहा जा सकता है, जिनमें संगठन होता है, जिनमें विशेष कार्यकर्ता होती है, जिनके सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित एवं वर्णित होते हैं तथा जो विभिन्न संस्थाओं के बीच रहकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं, वही दबाव समूह होते हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और इसके बाद आपका इस चैप्टर का एक पार्ट और लाया जाएगा और उस पार्ट को कराने के बाद आपके चैप्टर के सभी टॉपिक को भी कवर कर लिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स में, किसी अन्य चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं और आप हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।